चलिए, मैं आपका अपना टीचर कुलशेखर गौड़ आज मैं आप लोगों के लिए टेस्ट नंबर 3 लेकर आया हूँ। दंड प्रक्रिया संहिता 1973। आज का जो हमारा टेस्ट है उसमें 20 क्वेश्चन टेस्ट के होंगे और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं पीसीएस के एग्जाम की या किसी भी स्टेट की वो तैयारी कर रहे हो तो उन लोगों के लिए ये अति महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो आप इसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़े सुने, कई बार पढ़ रहे और सुन ले, तो मैं नहीं मानता इससे बाहर आपका अगर कोई क्वेश्चन उठेगा एग्जाम में तो इससे बाहर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपकी कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, उस समस्या का समाधान हम विन आईएएस कैंपस पूरी टीम मिलकर करें। तो चलिए आइए देखते हैं हमारा पहला टेस्ट का क्वेश्चन क्या है। बाकी इससे पहले आप लोगों के 2 टेस्ट हो चुके हैं, वो आप प्लेलिस्ट से जाकर पढ़ लें, देख लें। पहला क्वेश्चन है हमारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 248(2) के अंतर्गत। क्वेश्चन है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 248(2) के अंतर्गत क्या। ए ऑप्शन है दोष सिद्धि एवं दंडादेश एक ही दिन, मतलब दोष सिद्ध भी वो एक ही दिन होगा और दंडादेश भी एक ही दिन दिया जाएगा, एक ही दिन एक ही स्थान पर दिया जाएगा। क्या ऐसा है दोष सिद्धि भी एक दिन हो जाए और दंडादेश भी एक ही दिन हो जाए और एक ही स्थान पर हो जाए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बी ऑप्शन है दोनों एक ही दिन नहीं दिए जाएंगे। सी ऑप्शन है ए व बी दोनों सत्य है। तो बताइए इसका जो हमारा आंसर है बी है, दोनों एक ही दिन नहीं दिए जाएंगे, अलग अलग डे होगा दोनों का। ठीक है, तो बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, किस वाद में अभियोजन साक्षी का अभियोजन मिथ्या साक्ष्य देने के लिए किया जाएगा? मतलब यह है किस वाद में अभियोजन साक्षी का अभियोजन मिथ्या साक्षी देने के लिए किया गया था। किस ट्रायल में, किस मुकदमे में? ए 2007 में नीति कटारावाद में, बी 2006 में प्रियदर्शनी मट्टू में, सी 2007 में जेसिका लाल वाद में। तो बताइए किस केस में ये बात कही गई थी? ये कही गई थी, सी आंसर है 2007 में जेसिका लाल वाद में कहा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 320 के अधीन समझौता समन का प्रभाव होगा। धारा 320 के अधीन समझौता या समन का प्रभाव होगा। ए ऑप्शन दोष मुक्ति, बी ऑप्शन निर्मुक्ति, उन्मोचन, डी सभी। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, बताइए इसका आंसर हो जाएगा दोष मुक्ति। ए आंसर है हमारा इसका दोष मुक्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 1973 की किस धारा में निर्णय की भाषा एवं विषय वस्तु का उपबंध है? किस धारा में निर्णय की भाषा और विषय वस्तु दोनों का उपबंध है? बताइए। धारा 353, धारा 354, धारा 355। वेरी गुड, बताइए आंसर क्या है? क्वेश्चन समझा करें आप लोग, पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझो। 1973 की किस धारा में निर्णय की भाषा, डिसीजन की लैंग्वेज एवं विषय वस्तु का उपबंध है? अब बताओ। वेरी गुड, इसके आंसर है बी, धारा 354 में। ठीक है, धारा 354 में। क्वेश्चन नंबर 5, अग्रिम जमानत धारा 368 के अधीन किस उपधारा में से किसके लिए दिया जा सकता है? अग्रिम जमानत धारा 368 के अधीन निम्न उपधारा में से किसके लिए दिया जा सकता है? मतलब अग्रिम जमानत किसके लिए दी जा सकती है? ए ऑप्शन गैर जमानतीय अपराध के लिए, बी जमानती अपराध के लिए, सी संज्ञेय अपराध के लिए, डी असंज्ञेय अपराध के लिए। बताइए। वेरी गुड।
धारा 368 के अधीन किस उपधारा में से किसके लिए दिया जा सकता है? यह है आपका गैर जमानती अपराध के लिए, ये आंसर है हमारा। ठीक है, अग्रिम जमानत धारा 368 के अधीन गैर जमानती जो अपराध होगा उसमें मिल सकती है, अन्यथा नहीं मिल सकती। ठीक है, आप याद रखना। प्रश्न नंबर 6, 3 वर्ष से अधिक समय से दंडनीय अपराध का संज्ञान कोई न्यायालय नहीं लेगा यदि व्यतीत हो जाए। व्यतीत का मतलब है पता चल जाए। क्वेश्चन दोबारा समझ लीजिए। 3 वर्ष से अधिक समय से दंडनीय अपराध का संज्ञान कोई न्यायालय नहीं लेगा यदि व्यतीत का मतलब पता चल जाए। ए ऑप्शन 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। बताइए इसका आंसर क्या है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। इसका हमारा आंसर है 3 वर्ष, सी आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, किस धारा में परिसीमन काल के प्रारंभ को बताया गया है? किस धारा में परिसीमन काल के प्रारंभ को बताया गया है? बताइए। धारा 367, धारा 468, धारा 467 और 68। ठीक है, 69, 469, धारा 470। बताइए। क्वेश्चन है हमारा, एक बार फिर समझ लीजिएगा। किस धारा में परिसीमन काल के प्रारंभ को बताया गया है? मतलब परिसीमन का काल जो प्रारंभ होगा वो किस धारा में बताया गया है? वेरी गुड, ये बताया गया आपका सी आंसर है धारा 469 में। क्वेश्चन नंबर 8, किस धारा में बताया गया है कि द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट, सेकंड डिवीजन मजिस्ट्रेट संक्षिप्त विचारण कर सकता है? मतलब सेकंड डिवीजन जो मजिस्ट्रेट है किस धारा में बताया गया है कि वो विचार विमर्श कर सकता है थोड़ा बहुत? ए धारा 260, धारा 261, 262, 263। बताइए किस धारा में? वेरी गुड, सब बच्चे बताएं। यह है आपकी धारा 261 में बताया गया है कि द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट थोड़ा किसी भी चीज पर विचार विमर्श कर सकता है। प्रश्न नंबर 9, किस धारा के तहत उच्च न्यायालय में किसी मुकदमे का विचारण किया जा सकता है? किस धारा के तहत उच्च न्यायालय में किसी मुकदमे का विचारण किया जा सकता है, मतलब विचार विमर्श किया जा सकता है उस पर? धारा 407, धारा 474, धारा 438। डी है उच्च न्यायालय के सामने विचारण नहीं किया जाएगा। बताइए, उच्च न्यायालय के सामने विचारण नहीं किया जाएगा। किस धारा के तहत उच्च न्यायालय में किसी मुकदमे का विचारण किया जा सकता है? धारा 474 के तहत। आप याद रखना, इसका बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, किस धारा में संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है? कौन सी धारा है जिसमें संज्ञेय अपराध, गैर जमानती अपराध शामिल है? याद रखना, संज्ञेय अपराध। क्वेश्चन ये है संज्ञेय अपराध को किस धारा में शामिल, किस धारा में परिभाषित किया गया है, किस धारा में उसका उल्लेख किया गया है? धारा 2 क, धारा 2 ग, धारा 2 ख, धारा 2 घ, धारा 2 क, धारा 2 ख, धारा 2 ग और घ। बताइए किसमें संज्ञेय अपराध का उल्लेख किया गया है? धारा 2 ग में किया गया है। आप याद रखना, सी आंसर है हमारा इसका। ठीक है, सी आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा दंड प्रक्रिया संहिता विषय भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में है? तो ए ऑप्शन है संसूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची, सभी। तो कौन सी सूची का विषय है दंड प्रक्रिया संहिता? तो ये आपका संवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 12, फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा में न्यायिक कार्यवाही पद को परिभाषित किया गया है?
फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा में न्यायिक कार्यवाही पद को परिभाषित किया गया है? ए धारा 2I, धारा 2J, धारा 2K, धारा 2L। बताइए किसमें परिभाषित किया गया है? ये परिभाषित किया गया है आपका धारा 2I में। ए आंसर हो जाएगा। न्यायिक कार्यवाही पद फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 जो परिभाषित है वो है आपकी धारा 2I में, आप याद रखना है सर। क्वेश्चन नंबर 13, वारंट मामले का आशय अपराध से संबंधित है जो। वारंट मामले का आशय, अगर किसी का गिरफ्तारी का वारंट जारी होगा तो उसका संबंध अपराध से, ठीक है। जो ए ऑप्शन जो मृत्यु दंड से दंडनीय है, बी ऑप्शन आजीवन कारावास, सी ऑप्शन 2 या 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास दंडनीय है। 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास दंडनीय है। तो इसमें आंसर बताइए। ये ऑप्शन देख लीजिए एक बार फिर। वारंट मामले का आशय अपराध से संबंधित है जो मृत्यु दंड से दंडनीय है, आजीवन कारावास है, 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास दंडनीय है। डी ऑप्शन है, ए बी व सी सत्य है। बताइए इसका हमारा आंसर है डी। इसमें तीनों सत्य है, तीनों सही है, ठीक है। 1973 के अंतर्गत समन मामला ऐसे अपराधों के लिए होता है। 1900 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत समन मामला ऐसे अपराधों के लिए होता है जो एक जिसमें 2 वर्ष से अधिक के कारावास की सजा हो, मतलब 2 साल से ज्यादा की जिसमें सजा हो चुकी हो उनके लिए। बी है जो मृत्यु दंड से दंडनीय है, जिनमें मृत्यु दंड दंडनीय है, ठीक है। सी जिसमें 2 वर्ष तक के कारावास की सजा हो। तो बताइए इसका आंसर क्या है? इसका जो आंसर है हमारा वो है सी, जिसमें 2 वर्ष तक की सजा, 2 वर्ष तक के कारावास की सजा हो, उसके लिए आपका समन मामला बनता है। क्वेश्चन नंबर 15, धारा 2D परिभाषित परिवार कैसे अपराध से संबंधित है? धारा 2D याद रखना, धारा 2D की बात कर रहा हूं मैं। परिभाषित परिवार कैसे अपराध से संबंधित है? ए केवल संज्ञेय अपराध से, जो संगीन अपराध होते हैं। बी केवल असंज्ञेय अपराध से। सी ए और बी दोनों से। बताइए ये जो है आपका संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों अपराधों से संबंधित है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में कौन सी धारा अपराध शब्द को परिभाषित करती है? कौन सी ऐसी धारा है जो अपराध शब्द को परिभाषित करती है या अपराध शब्द का उल्लेख है, या क्या है? ए ऑप्शन धारा 2 च, बी धारा 2 झ, सी धारा 2 ढ, ढक्कन, ठीक है। तो बताइए अपराध शब्द को कौन सी धारा परिभाषित करती है? धारा 2 ढ अपराध शब्द से संबंधित है और अपराध शब्द का इसमें उल्लेख है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, दंडादेश जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दे सकेंगे, मतलब ऐसा कौन सा दंड है जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दे सकेंगे? ए मृत्यु दंड, बी आजीवन कारावास, सी 7 वर्ष से अधिक के लिए कारावास। तो बताइए मुख्य न्यायिक जो मजिस्ट्रेट दंड दे सकता है वो 7 वर्ष से अधिक के लिए कारावास, ठीक, 7 वर्ष से ज्यादा की सजा वो दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, किस धारा में उल्लेख है कि गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर, याद रखना 24 घंटे के अंदर न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है? बताइए किस धारा में उल्लेख है कि 24 अगर किसी गिरफ्तार कर लिया गया तो न्यायालय में उसे 24 घंटे के अंदर न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा? धारा 51, धारा 56, धारा 57, धारा 59। बताइए। वेरी गुड।
यह है आपका धारा 57 में उल्लेख इस चीज का, धारा 57। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19, डाकघर की तलाशी का वारंट कौन जारी कर सकता है? अगर डाकघर की तलाशी लेनी है तो उसके लिए वारंट कौन जारी कर सकता है? जिला मजिस्ट्रेट, दीवानी न्यायालय, उच्च न्यायालय। बताइए कौन जारी कर सकता है? वेरी गुड। इसका हमारा है जिला मजिस्ट्रेट। जिला मजिस्ट्रेट जारी कर सकता है डाकघर के। क्वेश्चन नंबर 20, किस मुकदमे में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय का मतलब है या सर्वोच्च न्यायालय का सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के संबंध में विशेष मार्गदर्शक जारी किया था? किस वाद में? देख ले क्वेश्चन एक बार। किस वाद में या मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के संबंध में विशेष मार्गदर्शक जारी किया था? कौन सा ऐसा मामला था सुप्रीम कोर्ट में जिसमें विशेष मार्गदर्शक की भूमिका निभाई गई थी? ए डीके बसुवाद में, ए आर अंतुलेवाद में, सी नंदनी सतपथीवाद में। बताइए। वेरी गुड, बताइए बताइए। इसका हमारा आंसर है डीके बसुवाद में ये सब चीजें जारी हुई थी। ए आंसर है डीके बसुवाद। ठीक है। क्वेश्चन है किस मुकदमे में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के संबंध में विशेष मार्गदर्शक जारी किया था? डीके बसुवाद में, ए आर अंतुलेवाद में, सी नंदनी सतपथीवाद में। तो ये जो जारी हुआ था डीके बसुवाद में जारी हुआ था, आप याद रखना। ठीक है। तो ये थी आज की हमारी टेस्ट सीरीज 3 जिसमें आपको 20 क्वेश्चन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 से कराया है। इससे पहले 1909 से 8 से 9 से कराया है और उससे पहले एक टेस्ट, 3 टोटल, ये तीसरा टेस्ट है। आप इसी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से आप इसे सॉल्व करें। कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आज के टेस्ट का एक क्वेश्चन है हमारा, आप उसका हमें आंसर कमेंट बॉक्स में दें कि आर्टिकल 32 को किसने संविधान की आत्मा बताया है? ठीक है। आर्टिकल 32 को किसने संविधान की आत्मा बताया? या आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ए ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, बी गांधी जी, सी सरदार पटेल, डी अम्बेडकर। ये आप हमें अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। ठीक। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़े और अच्छी तरीके से आप तैयारी करें। चलिए मैं आपका अपना टीचर गुरशेखर।